डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। वह इसके साथ साथ प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण 7 और 8 हम हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में जो है वो सबसे पहले वर्धमान तथा ह्रासमान फलन की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, सबसे पहले हमें यही डिस्कस करना है। तो ये एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वर्धमान फलन कौन सा होता है और ह्रासमान फलन कौन सा होता है। जैसे मैं f(x) के बराबर x स्क्वायर ये एक फलन लिया, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब जैसे हम टेबल बनाते थे 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, तो वो टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। एक तरफ x लिख लिया, एक f(x) लिख लिया। अब इस टेबल में कुछ वैल्यूज हम माइनस की शामिल करेंगे, जीरो शामिल करेंगे और प्लस की भी टेबल में वैल्यूज शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं -2 शामिल कर लेता हूँ, -3/2 शामिल कर लेता हूँ, एक माइनस का और -1/2, 0, 1/2, इसके बाद 1, 3/2 और 2। ये वैल्यूज मैंने शामिल कर ली। यहाँ पे एक सारणी हम बना लेंगे। इस सारणी के बाद हम ग्राफ तैयार करेंगे और ग्राफ के बाद हम देखेंगे कि फलन जो है कहाँ पे वर्धमान है, कहाँ पे ह्रासमान है। -2 रखूं तो ये हो जाएगा +4, ये 9/4, 1 क्योंकि वर्ग ही करते जाना है, 1/4, 0, 1/4, 1 और 9/4, 2 का हो जाएगा 4। अब हमें ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ के लिए ये मैंने y एक्सिस ले ली, ये x एक्सिस ले ली, ये x डैश, ये x, ये y डैश। x पे जो वैल्यूज है वो 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 है। माइनस की तरफ वैल्यू -1/2, -1, -3/2, -2 ये है। y की तरफ जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक है, 1, 2, 3, 4। अब हम सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। 0 पे 0 है, -1/2 पे 1/4 है, -1 पर 1 है इसकी वैल्यू और -3/2 पे 9/4 है, यानी 2 से थोड़ा सा फालतू, -2 पे वैल्यू जो है वो 4 है। अब 1/2 पे अगर देखूं तो मैं 1/4, 1 पे देखें तो 1, 3/2 पे देखो तो 9/4 और 2 पे देखो तो जो वैल्यू है वो 4। अब इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये ग्राफ तैयार हो गया हमारे पास। इन सभी बिंदुओं को फ्री हैंड मिला दिया हमने। तो अब हम देखते हैं कि 0 से बाएं तरफ, बाएं से दाएं हम बढ़ रहे हैं, यानी 0 के बाएं तरफ। जब बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो ऊंचाई हमारी कम होती जा रही है। ग्राफ की ऊंचाई कम होती जा रही है।
तो जब ऊंचाई बाएं से दाएं बढ़े और कम होती जाए तो यहाँ जो फलन है वो ह्रासमान फलन है। तो यहाँ ह्रासमान फलन है। ये नोट करो कि जब ग्राफ की ऊंचाई बाएं से दाएं बढ़े और कम होती जा रही हो तो यहाँ जो फलन है वो ह्रासमान है, यानी शून्य के बाईं तरफ ये ह्रासमान फलन है। दाईं तरफ देखो, जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऊंचाई बढ़ती जा रही है शून्य की दाईं ओर। जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अगर बाएं से दाएं बढ़ो और ग्राफ की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाए तो इसका मतलब जो फलन है वो वर्धमान है। यहाँ फलन वर्धमान है। तो हम क्या कहेंगे, f(x) बराबर x के जो फलन दिया हुआ है 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, यानी जब x छोटा है 0 से तब फलन ह्रासमान है और जब x 0 से बड़ा है तब फलन वर्धमान है। तो आपको समझ आ गया होगा कि फलन ह्रासमान कब होता है और फलन वर्धमान कब होता है। अब आगे हम ह्रासमान और वर्धमान की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ये भी मैं एक फिगर की सहायता से आपको समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर एक बार आपने ध्यान से समझ लिया तो कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल में और इस एक्सरसाइज में आपको समस्या नहीं आएगी। पहले यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाई है। इन फिगर की सहायता से आपको ये बताऊंगा कि कौन सा जो फलन है वो वर्धमान फलन है, कौन सा निरंतर वर्धमान फलन है, कौन सा ह्रासमान फलन है और कौन सा निरंतर ह्रासमान फलन है, कौन सा न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान फलन है। तो यहाँ देखो, यहाँ जिस तरह से कुछ एक वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, फिर अगली कुछ वैल्यू के लिए ये है और इससे अगली वैल्यूज के लिए ये है, लेकिन हर बार क्या है कि वो बढ़ता ही जा रहा है। जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो फलन की वैल्यू जो है वो कहीं पे भी कम नहीं हो रही। वैल्यू अलग अलग जरूर हो रही है, यानी ग्राफ जो है वो कुछ अलग जरूर हो रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये वर्धमान फलन की है। ये जो स्थिति है वर्धमान फलन की है। जैसे यहाँ पे कट है, फिर दूसरा जो है यानी कुछ एक टाइम इसकी वैल्यू ये हो जाती है, फिर कुछ एक टाइम ये हो जाती है। अब ये देखो, यहाँ पे फलन बाएं से हम दाएं चल रहे हैं तो लगातार बढ़ रहा है और कहीं पे भी जो हमारा फलन है उसमें इस टाइप से कट नहीं है। तो ये जो है वो निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन का ये ग्राफ है। अब ये देखो, ये बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है लेकिन टुकड़ों में आ रहा है, कहीं पे भी वापस ऊपर नहीं गया, हमेशा नीचे आ रहा है। तो ये इस टाइप का जो फलन है ये होगा ह्रासमान फलन। इसको क्या बोलोगे, ह्रासमान फलन। अब ऊपर से नीचे यानी ऊंचाई जो है इसकी घटती हुई आ रही है। जब हम बाएं से दाएं आ रहे हैं कहीं पे इस टाइप का कोई कट नहीं है, तो ये निरंतर ह्रासमान फलन है। निरंतर ह्रासमान फलन है। अब देखो, यहाँ पे पहले तो इसकी ऊंचाई जो है बढ़ रही है, बाद में घट रही है, उसके बाद फिर बढ़ रही है। तो ऐसा जो फलन है वो न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान फलन है।
तो ये फलन न ही वर्धमान है और न ही ह्रासमान फलन है। यानी ये वर्धमान फलन का मैंने एग्जाम्पल दिया, ये निरंतर वर्धमान का दिया, ये ह्रासमान का दिया और ये निरंतर ह्रासमान का दिया। अब आपको पता चल चुका है कि वर्धमान में भी दो कैटेगरी है, एक सीधा वर्धमान फलन, एक निरंतर वर्धमान फलन। इसी तरह से ह्रासमान फलन में भी दो कैटेगरी में हमने बांट दिया है, एक ह्रासमान फलन और एक निरंतर ह्रासमान फलन। तो अब इन चारों की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। वो डेफिनेशन जो है, अगर आपको ये फिगर समझ में आ गई तो डेफिनेशन जो है वो बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगी। अब आगे परिभाषा है, मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है। कोई वास्तविक फलन f है और उसके प्रांत में हमने i एक अंतराल लिया है i। तब f जो है अंतराल i में वर्धमान है यदि i में x1 छोटा है x2 से। यानी इस इंटरवल में हमने ये दो अवयव माने हैं x1 और x2, इस तरह से x1 छोटा है x2 से। तो यदि ये इंप्लाइज ये कर जाए कि fx1 छोटा है या बराबर है fx2 से, तो फलन जो है वो वर्धमान हो जाएगा। किसके लिए? सभी x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए। दूसरा ये है कि अंतराल i में ये निरंतर वर्धमान है यदि i में क्या हो कि x1 छोटा है x2 से, यही लें और ये आ जाए कि fx1 छोटा है fx2 से, यानी बराबर वाली कंडीशन ना हो। किसके लिए? सभी x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए। यानी वर्धमान और निरंतर वर्धमान में केवल एक ही फर्क है, वर्धमान में ये बराबर का निशान आएगा छोटे के साथ और यहाँ बराबर का निशान नहीं आएगा। अब तीसरा, अंतराल i में ह्रासमान है यदि i में क्या हो, x1 x2 से छोटा है और वो फंक्शन को इस निशान का विपरीत कर दे। x1 छोटा है x2 से और ये इंप्लाइज कर दे कि fx1 बड़ा है और बराबर है fx2 से। किसके लिए? सभी x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए। तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्धमान की बिल्कुल विपरीत है, यहाँ छोटा है और बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा बड़ा है और बराबर है। अब नेक्स्ट, अंतराल i में निरंतर ह्रासमान, वो इसकी विपरीत हो जाएगी। अंतराल i में निरंतर ह्रासमान है यदि i में क्या हो कि x1 छोटा है x2 से और ये इंप्लाइज कर दे कि fx1 बड़ा होगा fx2 से। किसके लिए? सभी x1 x2 बिलोंग्स टू i के लिए। तो यहाँ पे मैंने वर्धमान की, निरंतर वर्धमान की, ह्रासमान की और निरंतर ह्रासमान की पहली परिभाषा आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरी परिभाषा,
जो अवकलज से संबंधित है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब हम दूसरी परिभाषा लेके चल रहे हैं। इस परिभाषा में हम एक बिंदु पे फलन को वर्धमान या ह्रासमान परिभाषित करेंगे। तो इससे पहले वाली परिभाषा में हमने क्या किया था कि एक विशेष इंटरवल को, एक अंतराल को जो है वो परिभाषित किया था कि ये कब वर्धमान है, कब निरंतर वर्धमान है, कब ह्रासमान है, कब निरंतर ह्रासमान है। अब इस परिभाषा में हम एक बिंदु पर फलन को वर्धमान या ह्रासमान परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना है कि मान लीजिए कि वास्तविक मानों के परिभाषित फलन f के प्रांत में कोई बिंदु x 0 है। तो ये मान लिया हमने कि जो फलन है किस टाइप का, वास्तविक मानों का, वास्तविक मानों के एक परिभाषित फलन के प्रांत में एक बिंदु x 0 है। तब x 0 पर हमारा फलन f जो है वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान तब कहलाएगा जब x0 को अंतर्विष्ट करने वाला कोई ऐसा विविध अंतराल i भी होना चाहिए, i का अस्तित्व होना चाहिए, जहां i जो है, i में f क्रमशः वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान हो। तो आपको शायद समझ ना आया हो, एक बार दोबारा बताता हूं, फिर समझ आ जाएगा। यानी कोई भी फलन इस बिंदु पर जो है वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान तब कहलाएगा यदि इस बिंदु को अंतर्विष्ट करने वाला कोई एक ऐसा अंतराल जरूर होगा, उस अंतराल का अस्तित्व जरूर होगा जहां पे f जो है क्रमशः वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान होना चाहिए। मैं फर्स्ट का रिजल्ट आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो प्रश्नों में हम यूज करेंगे कि मान लीजिए f अंतराल AB पर संतत और अंतराल ओपन इंटरवल AB पर अवकलनीय है, तब AB में f निरंतर वर्धमान है यदि f डैश x पर बड़ा है 0 से। यानी निरंतर वर्धमान कब होगा, AB में फलन f तब होगा जब f डैश x ग्रेटर देन 0 है सभी x बिलोंग्स टू AB के लिए। निरंतर ह्रासमान कब है, जब f डैश x छोटा होगा 0 से। यानी जो फलन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करके देखो, अगर उस इंटरवल में 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान है, अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान है, यदि डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो जो फलन दिया हुआ है वो एक अचर फलन है और सभी x बिलोंग्स टू AB के लिए। तो ये प्रमेय का जो रिजल्ट है हम आगे उदाहरणों में और प्रश्नों में प्रयोग करेंगे, तो इसलिए रिजल्ट आपको देखना जरूरी था। अब उदाहरण नंबर 7 है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x - 3 r पर निरंतर वर्धमान फलन है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो परिभाषा 1 में मैंने बताया था उस तरीके से कर सकते हैं और एक प्रमेय में बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पेपर में आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करें, लेकिन यहाँ मैं पहले आपको परिभाषा वाले तरीके से समझाना चाहूंगा। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, निरंतर वर्धमान फलन हमें डिक्लेयर करना है, तो मान लीजिए माना R में x1 तथा x2 कोई दो संख्याएं हैं और किस तरह से है, इस तरह से है, वे इस तरह से हैं कि x1 छोटा है x2 से। तो अब जो x वाली वैल्यू है उस टाइप का यहाँ पे बनाएंगे, तो दोनों तरफ 7 से हम गुणा कर देंगे। इसने क्या एम्प्लाइज कर दिया, 7x1 छोटा है 7x2 से। अब दोनों तरफ हम 3 3 घटा देंगे
7x1 माइनस 3, 7x2 माइनस 3। ये देखो ये क्या हुआ, ये fx1 हुआ और ये fx2 हुआ। हम लेके क्या चले, x1 छोटा है x2 से, और हमने सिद्ध क्या कर दिया, fx1 छोटा है fx2 से। तो अतः परिभाषा के अनुसार fx जो है वो क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। तो बिल्कुल जैसे हमारी परिभाषा थी वैसे आप चलो, परिभाषा से बाहर आपको नहीं निकलना है। परिभाषा से अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे यह उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो रिवर्स करके आप दोबारा देखें। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 8 है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू R पर निरंतर वर्धमान फलन है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है ये, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप एक तरीका पहले समझ चुके हैं। दूसरा जो डेरिवेटिव वाला यानी अवकलज वाला तरीका है उससे हम ये करेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो जाएगा f' बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 4। ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ देखो 3 कॉमन आ जाएगा, क्यों आप कहोगे कि 4 में तो नहीं आया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। तो पहले इनमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, ये वाला 1 यहाँ आ गया। ये किसका, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। ये देखो किसी का स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में 1 हम जोड़ दें तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा सभी x बिलोंग्स टू R के लिए। इसकी जो कम से कम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से कम वैल्यू नहीं हो सकती। अगर कम से कम भी वैल्यू हम यहाँ लेते हैं 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए f' जो है वो बड़ा है 0 से। तो इसलिए जो प्रमेय हमने की थी उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसलिए f R पर निरंतर वर्धमान है, इसलिए f जो है R पर निरंतर वर्धमान फलन है। तो आपको क्या करना था, मैंने यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 और 8 दो करवाए, दोनों में निरंतर वर्धमान फलन आपको दिखाना था। 7 में मैंने परिभाषा वाला तरीका लगा के आपको करवा दिया, 8 में जो है वो हमने प्रमेय वाला तरीका लगाया कि पहला डेरिवेटिव हम करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा आ जाए तो निरंतर वर्धमान फलन है। तो दोनों तरीके आपके सामने मैंने कर दिए हैं। पेपर में आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं जो आपको बेटर लगता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 9 से उदाहरण नंबर 13 तक हम हल करेंगे।